नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस पे। दोस्तों, आज डेट है 28 अगस्त 2022। दोस्तों, आज संडे है, तो आज अपने इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल सेक्शंस में कुछ नहीं है। एडिटोरियल आज के दिन नहीं आता है, ना कि द हिंदू में और ना कि इंडियन एक्सप्रेस में। तो आज इंडियन एक्सप्रेस के ज़रूरी कुछ 4-5 करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही आज द हिंदू में मुझे एक इंपॉर्टेंट लगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल, तो वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों, वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इस वजह से मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, वरना 30 मिनट से ज़्यादा की बड़ी वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल देखोगे और एक छोटा सा एक आर्टिकल और है साइंस एंड टेक का, लेकिन दोस्तों उसमें मुझे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड वो इंपॉर्टेंट लगा, तो वो मैं जल्दी डिस्कस करूंगा, मुश्किल से मतलब 1-2 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। और एक एंटीबायोटिक से रिलेटेड है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे कोविड पेंडेमिक में लोग इतना ज़्यादा ड्रग थेरेपी लेते जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो खुद ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कंसर्न को देखेंगे। तो अब दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलिए आगे शुरुआत करते हैं। ये न्यूज़ तो दोस्तों आप लोगों ने पहले से सुनी हो रखी होगी कि कैसे जो है चाइना का जो है एक शिप वो श्रीलंका के हम्बलटोटा पोर्ट पे युआन 5। देखिए दोस्तों, ये शिप का नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दिन से चर्चा में चल रहा है। जो चाइनीज शिप है इसका नाम है युआंग वांग 5। तो बेसिकली ये हम्बलटोटा पोर्ट पे जो है श्रीलंका के वहाँ पे पड़ा है। तो श्रीलंका को इतना ह्यूमैनिटेरियन मदद इंडिया ने किया, उसके बावजूद जो है श्रीलंका ने इतनी मतलब दगाबाजी इंडिया के साथ की है। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा बयानबाजी हुई थी, तो इसको यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बयानबाजी को तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये युआंग वांग 5 जो शिप है इसकी क्या स्ट्रेटजिक स्पेसिफिक फीचर है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब किस देश ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, किसके लिए क्या इंस्टेंस रखे, चाइना ने क्या श्रीलंका को सपोर्ट किया, वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। इंडिया ने क्या उसकी मदद की, वो बहुत दिन से आप लोग जान रहे हैं, लेकिन जो हमारा फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है युआंग 5 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसी फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल और है दोस्तों, यहाँ पे ये करंट अफेयर भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया। इसमें बेसिकली आप देखोगे कि अब गवर्नमेंट का नया प्रावधान आ रहा है। पहले क्या था दोस्तों कि 2019 में ड्राइवर की सीट पे एयर बैग मैंडेटरी किया गया था। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि नया लॉ आया 2000 अभी ये लास्ट ईयर मतलब लास्ट जनवरी में कि 2 एयर बैग। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ये प्रावधान ला रही है कि 6 ईयर बैग की गाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब नेसेसरी हो चुकी है कि आप किसी भी गाड़ी में 6 ईयर बैग इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि 1 अक्टूबर से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी दोस्तों उसमें जो है 6 एयर बैग होंगे। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ है दोस्तों, ये डिस्कस करेंगे कि इससे क्या मतलब इंपैक्ट पड़ेगा गाड़ियों की प्राइसेस पे। और आप देखोगे कि दोस्तों इसका क्या मतलब कह सकते हो कि कंज्यूमर को बेनिफिट भी है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा मतलब दिक्कत भी है, तो ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों एक छोटा सा मतलब जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाइनर करंट अफेयर में ये दोस्त मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एसएससी में हो सकता है ये बन सके आपके, और यूपी पीसीएस में 1 लाइनर में भी ऐसे बनते हैं जीके। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे मणिपुर इंडिया की अपने इंडिया के मणिपुर की एक लड़की है जिसका नाम है लिंथोई चानाबम। ये 16 साल की हैं बेसिकली। इनको जो है पहला जूडो का टाइटल जो है मिला है जॉर्जिया में। तो आप देखोगे कि इनको मतलब जॉर्जिया मतलब ये जॉर्जिया टाउन छोड़िए, जाने दीजिए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो नाम लिखा है ना दोस्तों, ये लिंथोई चानाबम जिनकी एज मात्र 16 साल है, ये इंडिया की पहली ऐसी लड़की हैं जिनको जूडो में वर्ल्ड फर्स्ट टाइटल मिला है। टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन जूडो फर्स्ट इंडियन है, मतलब विश्व में पहली इंडियन है जिनको ये जूडो टाइटल मिला दोस्तों। तो ये छोटा सा करंट अफेयर था, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों कल की न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, इंस्टाग्राम वगैरह पे देख लिया होगा, फेसबुक वगैरह पे देख लिया होगा, न्यूज़ वगैरह में सुनी लिया होगा कि कैसे जो है नए सीजीआई जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित बने हैं। कल उन्होंने जो है अपना टेकिंग ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर के अंडर, मतलब वो लिया, शपथ ग्रहण किया। कल प्रेसिडेंट ने उनको शपथ दिलाई। तो दोस्तों ये 6 ईयर बैग वाली जो ऊपर न्यूज़ हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पे जो है मेन डिटेल यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या है दोस्तों कि 6 ईयर बैग की रूल की वजह से जो है गाड़ियों में थोड़ी सी सेफ्टी फीचर्स और बढ़ जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स के साथ आप देखोगे दोस्तों कि अभी तक क्या था कि आपको तो जैसे गाड़ी में जो एडिशनल फीचर्स होते थे ना, लाइक एयर बैग्स वगैरह, तो इसके क्या होता था कि गाड़ियों की एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती थी। एक्स्ट्रा कॉस्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अब जैसे आप ही मोबाइल कोई लेते हो तो जैसे जैसे वो हाई अपडेटेड रहेगा वैसे वैसे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो वैसे ही गाड़ियों के भी संदर्भ में यहाँ पे बात थी कि आप देखोगे अब ये जो 6 ईयर बैग है ना, इससे क्या है कि जो एडिशनल ग्राहक को कंज्यूमर को खर्च करना पड़ता था, इससे थोड़ा सा गाड़ियों की प्राइसेस गिर जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी मतलब सेफ्टी के फीचर्स में काफ़ी एक अच्छा मेजर मतलब स्टेप है, और साथ ही आप देखोगे कि इससे कंज्यूमर को तो बेनिफिट होगा ही। तो दोस्तों अब दोस्तों जो हमने वहाँ पे युआंग 5 शिप वाली जो न्यूज़ डिस्कस की थी, अब यहाँ पे जो उसके संदर्भ में बातें लिखी हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है द युआंग वांग 5 डॉक्ड इन हम्बलटोटा अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट मोस्टली यूजिंग लोन्स फ्रॉम द बीजिंग। ये बेसिकली जो हम्बलटोटा ये जो पोर्ट बनाया गया है ना, ये आप देखेंगे कि जो श्रीलंका में बना है ना, इसको डेवलप करने वाला चाइना ही है। तो चाइना ने बेसिकली जो इतना डेप्ट ट्रैप में लोगों को फंसा रखा है, जो इसकी ये पॉलिसी है ना, उसके तहत जो उसने श्रीलंका को इतना ज़्यादा लोन दिया है, उसके तहत
अब श्रीलंका तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कहाँ से अपना लोन चुका पाएगा। तो उसी के तहत आप देखोगे कि अब जब नहीं लोन चुका पा रहे हैं तो ये जो हम्बल टोटा पोर्ट है यहाँ पे उसने अपनी ये जो है वियोंग 5 शिप को डिप्लॉय करके रख दिया। अब दोस्तों देखोगे यहाँ पे कुछ विशेषता लिखी है। वियोंग 5 इज बेसिकली क्लास शिप आर यूज टू ट्रैक द सैटेलाइट रॉकेट्स एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चेस। बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो है सैटेलाइट्स वगैरह को ट्रैक कर सकता है। आप देखिए दोस्तों जो श्रीलंका की स्पेसिफिक लोकेशन है वो तो आप देखेंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो बाल्क स्ट्रेट लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि उसके बीच क्या होगा कि अपने जो नीचे के साउथ की जो एरिया होगा ना वहाँ पे जो सैटेलाइट वगैरह है ना ये शिप चाहे तो उनको ट्रेसेस कर सकता है। और साथ ही आप देखोगे कि ये कैपेबल है ट्रैकिंग सिस्टम के लिए पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस वगैरह में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा युवांग 5 की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी को भी थ्रेट पहुंचने की बात है। तो ये एक छोटा सा प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ सिर्फ काम की बात होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब आगे की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब आप आगे की न्यूज़ में देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में पेज नंबर 6 में गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में यहाँ दोस्तों खादी के संदर्भ में बातें लिखी हैं। बेसिकली द हिंदू में भी आज इसका आर्टिकल आया। तो जो दोस्तों खादी के संदर्भ में बातें लिखी हैं, अब खादी की क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, कैसे उसने स्वराज के लिए क्या रोल प्ले किया, वो सब आप जानते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने हिस्ट्री वगैरह में इतना तो पढ़ा होगा कि खादी अपना नेशनल का सिंबल बना, कैसे गांधी जी ने स्वदेशी को प्रमोट किया, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो खादी के संदर्भ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम खादी एंड द ग्राम उद्योग बोर्ड हैज एक्सीडेड 1 करोड़ द पीएम सेट्स एड्रेस्ड इन गैदरिंग द 75,000 खादी वुमेन वर्कर्स इन द सुरेंद्र नगर, अमरेली एंड राजकोट डिस्ट्रिक्ट्स इन द रिवर फ्रंट। तो आप देखोगे दोस्तों कि कैसे कैसे ये खादी और ग्रीन उद्योग बोर्ड है इसने कैसे कैसे 1 करोड़ जो है अपना रेवेन्यू एक्सीड किया है। और साथ ही आप देखोगे कि कैसे 7,500 वुमेन जो है वर्कर्स को यहाँ पे गैदर किया गया सुरेंद्र नगर, अमरेली और राजकोट में इन द रिवर फ्रंट। तो दोस्तों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एसएससी में भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, और यूपी पीसीएस में भी बन सकता है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना इसको आप चाहो तो अपना पॉज करके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है द मोदी हैज डिजिटली इनॉग्रेटेड द न्यू स्टेट ऑफिस बिल्डिंग इन द गुजरात स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड एंड फुट ओवर ब्रिज ओवर द साबरमती आश्रम दैट हैज बीन नेम्ड। तो बेसिकली आप देखोगे कि मोदी ने पीएम मोदी ने बेसिकली जो है गुजरात में एक नया ऑफिस जो है क्या बोलते हैं इनॉग्रेट किया है। और आप देखोगे कि बेसिकली इन्होंने मोदी ने कोशिश की है कि अ फुट ओवर ब्रिज ओवर द साबरमती आश्रम, मतलब एक साबरमती आश्रम के ऊपर जो ब्रिज है उसको बेसिकली जो है क्या बोलते हैं जोड़ने की कोशिश की है। कह सकते हो कि मतलब गुजरात के पास जो है अपना यहाँ पे अहमदाबाद में, वहाँ पे आप देखोगे कि अहमदाबाद में बेसिकली साबरमती है ना आश्रम है, साबरमती नदी बहती, तो आप देखोगे कि ये बेसिकली उन्होंने जो इसको जोड़ने की कोशिश की है। और साथ में आप देखोगे जो पुल है अटल ब्रिज, इसका नाम दिया गया। तो दोस्तों ये यहीं पे था। अब उसके बाद ये जो न्यूज़ हमने ऊपर बता ही दिया, जस्टिस ललित टेक एट द ओथ 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 में बनाए गए हैं। तो ये दोस्तों मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों ये एक छोटा सा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, यूपी पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। आप देखोगे दोस्तों कि गुरुग्राम और मानेसर के बाद अब तीसरा मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो नरेंद्र मोदी इनॉर्गेनेट करने वाले हैं सोनीपत हरियाणा में। तो ये दोस्तों था छोटा सा पॉइंट, अब इसको हमने देख लिया। अब दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छोटा सा एक कंसर्न है, मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि अभी तक क्या था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली क्या था कि आवास विकास योजना के तहत जो रूरल एरिया में बेसिकली लोग थे उनके तहत कुछ सर्वेस डाटा के तहत कास्ट सेंसस के तहत क्या था कि मकान अलॉट करने की बात की गई थी। उसके बाद देखोगे दोस्तों कि अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया था। उस पोर्टल में आप देखोगे कि इस पोर्टल का बेसिकली जो नाम था वो आवास प्लस था। तो यहाँ पे जो मेजर कंसर्न की बात है ना दोस्तों वो ये मेजर कंसर्न की बात है कि आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेसिकली क्या था कि अभी तक क्या था कि जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा था ना वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेस पे बेसिकली क्या था, जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करती थी यूनियन मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, जिसका काम था कि जिसने जो है आवास मोबाइल सर्वे को जो है कंडक्ट किया जो 2011 से थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ पे जो मेजर इशू निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ये है कि यूपी सरकार ने जब अपने हाउस होल्ड के लिए डेटा को कलेक्ट किया तो बेसिकली उनका जो था वो 13 लाख एडिशनल हाउसेज आ रहे थे। और जब ये आवास प्लस ने अपना जो है डेटा को जो है डेटा सर्वे किया तो इसके बाद यहाँ पे जो मेजर कंसर्न था वो 11,66,000 लोग ही एलिजिबल थे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मतलब एलोकेशन को लेकर यहाँ पे चर्चा है। छोटी सी न्यूज़ थी दोस्तों तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये डेटा को लेकर अभी भी कैसे मतलब नाकामियाँ हैं प्रॉपर कह सकते हो सर्वेयर को लेकर, तो यहाँ पे छोटा इशू था तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देखोगे दोस्तों ये आज की कह सकते हो कि सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली जो है वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। बेसिकली क्या होता था ना दोस्तों कि अभी तक इंडिया में जो फार्मर्स थे वो तरह तरह के फर्टिलाइजर्स को लेते थे। फर्टिलाइजर्स इन द समय समझने की कोशिश की कि फर्टिलाइजर्स की इतनी सारी जो कंपनियां थी ना, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो कोर है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से फर्टिलाइजर का कौन ब्रांड यूपी में कौन लगता है, फार्मर महाराष्ट्र का किसान कौन प्रीफर करता है, झारखंड का, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ऑल सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग यूरिया और डीएपी को बेसिकली जो है डाइमोनियम फॉस्फेट बोला जाता है। बेसिकली क्या है दोस्तों कि
गवर्नमेंट ने नई इनिशिएटिव प्लान बनाने की कोशिश की है, मतलब नया एक इनिशिएटिव किया है, जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही है वन नेशन वन फर्टिलाइजर इनिशिएटिव को। इसमें आप देखोगे दोस्तों कि मामला क्या है कि अभी तक क्या था कि जो तरह तरह के स्टेट्स, इतनी सारी जो कंपनियां जो थी, प्राइवेट प्लेयर एंटिटीज थी फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में, आप देखोगे कि इसमें क्या इशू था कि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था। लॉजिस्टिक कॉस्ट समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि यूपी का किसान कोई और ब्रांड ले रहा है, महाराष्ट्र का किसान कोई और ब्रांड ले रहा है, गुजरात का किसान कोई और ब्रांड ले रहा है, तो धीरे धीरे जो फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडी थी ना वो इंक्रीज करती जाए। तो अब दोस्तों यही गवर्नमेंट ने एक मेजर, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि एक स्टेप लिया है फर्टिलाइजर के तहत, तो ये स्टेप बेसिकली उसी के रिगार्डिंग था। अब दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। द अंडर द इनिशिएटिव सब्सिडी बीइंग गिवन, प्राइस पेबल बाय farmers will be mentioned on each bag of the subsidies farmers. According to the Ministry of the officials, 1/3 of the bag's front side space is earmarked for companies to write their names and place their logos, and the remaining 2/3 space will be used to given details of the subsidy scheme. तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने ये जो अपनी नई इनिशिएटिव लाई है ना, इसके तहत जो थोड़े से मतलब रूल्स को यहाँ पे जो है कह सकते हो कि नए रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की है। तो अब देखोगे दोस्तों कि जो अब जो बैक का फ्रंट होगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली जो कंपनी के लोगोज होंगे, जो मार्क्स होंगे ना, वो 1/3 बैक फ्रंट की स्पेस पे ही हो गया, और बेसिकली जो होगा वो 2/3 स्पेस पे, 2/3 स्पेस पे गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में वो बताएगा कि कैसे फर्टिलाइजर्स की स्कीम का क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। मतलब यह है कि गवर्नमेंट के प्लान इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट के देखिए पोपोगंडा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो आप देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव, नया प्लान बनाया सोशल इशू के रिगार्डिंग, वन फर्टिलाइजर का जो एग्रीकल्चर को कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकता है, और फर्टिलाइजर की सब्सिडी को कैसे ये इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों ये कुछ डेटा लिखे हैं, आप चाहें तो इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम जो है आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स न्यूज़। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप न्यूज़ देखोगे दोस्तों कि यहाँ जो इकोनॉमी के संदर्भ में न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ बेसिकली क्या है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को लेकर देखोगे दोस्तों, जो अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो बेसिकली जो निकालने वाला मतलब कह सकते हो कि है वो पीरियोडिक, जो ऑफिशियल डेटा है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता है। और बेसिकली आप देखोगे कि ये जो सर्वे निकालती है, जो रिपोर्ट निकालती है, इसका जो पैनल होता है, मतलब ये रिपोर्ट कितनी सही है कितनी नहीं सही है, इस पर क्या होता है दोस्तों कि सेंटर ऑफ द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसको मॉनिटर करता है कि क्या ये प्लान है, मतलब कितना ये सर्वे डेटा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेजर कंसर्न ये निकल के आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो पीएलएफएस का डेटा है, ये बेसिकली मेजर कंसर्न ये है कि दोस्तों जो अपने रूरल इंडिया का डेटा होता है ना, ये ईयरली निकालता है, और जो अपने अर्बन एरिया का जो डेटा होता है ये निकालता है क्या बोलते हैं 3-3 महीने पे, क्वार्टरली पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा गवर्नमेंट को मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। क्यों? क्योंकि अब लास्ट जो अर्बन का डेटा आया था वो पिछले साल आया था, अभी तक इसका डेटा आया नहीं है। तो आप देखोगे कि ये एक मेजर इशू बन के चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्राम implementations conducts that the PFLs for the rural and the urban areas. Labor data for the rural areas is published annually while ऑफ अर्बन एरियाज इज रिलीज एवरी ईयर। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे आपको बात की ना, जो बातें अभी मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये पीएलएफएस का जो डेटा है ये किसके तहत आता है, बेसिकली द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये दोस्तों यही कंडक्ट करता है पीएलएफएस के डेटा को। तो ये चीज़ यहाँ पे रखिएगा। अब नहीं आ रहा है, द कमेटी पॉइंटेड आउट द एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोवाइडेड बाय द पीएलएफएस बीइंग आउट द मेजर इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर्स वाइसल फॉर द। अब सही बात है दोस्तों, जब करेक्ट डेटा नहीं आएगा, देखिए कोविड के इंपैक्ट के बाद कितने लोगों की लाइफस्टाइल बदली। आप तो जानते हैं कि 2 कोविड की वेव्स आ चुकी हैं। अब उस वेव्स के बाद क्या दोस्तों दिक्कत है कि कितने हद तक लोग एम्प्लॉय हो पाए, कितने हद तक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला है, कितने हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है लोगों को बेनिफिट एग्रीकल्चर में जो मिली स्कीम्स लाई उससे कितना हद तक बेनिफिट मिला। तो वो तो डेटा तो देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है। यही तो कारण था ना कि प्लानिंग कमीशन आया था, प्लानिंग कमीशन से ही तहत तो हमने तो लोगों की सोशल स्ट्रक्चर को जाना था। तो दोस्तों ये डेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ सजेशन के रूप में कुछ बातें लिखी हैं कि अभी तक क्या था दोस्तों कि जो, तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है द पीएलएफएस वाज द इनिशियली कंडक्टेड यूजिंग द कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूज एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्या है ना दोस्तों कि जो पीएलएफएस का जो डेटा है ये बेसिकली शुरुआती दौर में जो कंडक्ट होता था ना वो कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू एप्लीकेशंस के बेस पे तहत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है ना, इससे क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा ये उतना लाइबिलिटी इसकी नहीं है। लाइबिलिटी इन द सेंस समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि देखेंगे कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट जरूरत है। टाइम लैग क्रिएट हो जाता है ग्रेटर, जिसकी वजह से ग्रेटर एक्सटेंट बन जा रहा है। अब टाइम लैग क्रिएट होने की वजह से डेटाबेस रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम तो साथ ही है। अब देखोगे दोस्तों कि जो कह सकते हो कि एक सजेशन के रूप में दिया गया है कि अब इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इंप्रूव करने के साथ आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले जो CAPI जो होता था बेस्ड एप्लीकेशन वर्ल्ड बैंक, अभी तक 2018 तक यूज होता आया है, 2018 से अब इसको रिसोर्ट किया जाए कन्वेंशनल पेपर बेस्ड असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू। मतलब जो पहले कंप्यूटर
बेस्ड होता था। अब इसको कन्वेंशनल पेपर असिस्टेंट मतलब पेन पेपर का एक असेसमेंट डेटा तैयार किया जाए पीएलएफएस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम लैग कंसिडरल है ना, जो थोड़ा सा मतलब मेजर ड्रॉबैक है सॉफ्टवेयर के चलते हैं, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ओवरकम कर सकते हैं और थोड़ा सा जल्दी डेटा आ सकता है। तो यहाँ पे एक सजेशन था। अब उसके बाद देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे क्या है कि एक कह सकते हो कि यहाँ पे बात कही जा रही है कि PLFS is much more complex if you are looking at the finer characteristics rather than the boarding numbers like unemployment, employment rate. CMI cannot give it, but PLFS कैन प्रोविंस से फॉर्मल से मतलब यही है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए एक कुछ अपोजिशंस में मतलब एक्सपर्ट्स बैठे थे, तो एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर पीएलएफएस सक्षम नहीं है तो क्या किया जाए कि जो पैनल कमेटी है ना जो बनाई गई थी, साइम का बेसिकली क्या फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग इकोनॉमी है, ये बेसिकली अपना डेटा दे सकती है। अब इस डेटा के क्या होगा कि वही होगा, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव वगैरह प्लान्स वगैरह बना सकती है। लेकिन अब दोस्तों जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो डेटा है ना जो साइम के तहत आ रहा है, ये बेसिकली पीएलएफएस से उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? पीएलएफएस का जो डेटा है ना वो मोर कह सकते हो कि वाइडर रिसर्च के थ्रू आया है। तो यहीं पे यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट था, तो मैंने डिस्कस कर लिया। आप चाहो दोस्तों तो वीडियो पॉज करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये देखिए यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। मतलब यही है कि पीएलएफएस का डाटा जो है एनालिटिकली वो ज़्यादा रिचनेस है इन कंपैरिजन जो है साइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बातें थी, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों एक इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों। आप देखोगे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में बेसिकली जो बर्फबारी हो रही थी, इस बर्फबारी में क्या होता है कि एक रशिया का जो है क्या बर्फबारी कह रहे हैं सॉरी गोलाबारी जो हो रही थी दोस्तों, तो आप देखोगे कि इस गोलाबारी के चलते थोड़ा सा मिसहैपनिंग हो गई है। मिसहैपनिंग में क्या है कि यूक्रेन का एक कह सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बेसिकली जो है ये जजपोरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये डॉनस्टेक में क्या बोलते हैं है डॉनस्टेक वाली रीजन में यूक्रेन के, वो बेसिकली जो होता है तबाह हो गया है यूक्रेन की थोड़ा आर्टिक शैली की वजह से। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप चाहो तो ये जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी का एक मेजर कंसर्न है कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं ये क्या बोलते हैं रेडिएशंस वगैरह ना फैलें, इसकी वजह से उन्होंने तुरंत जो है मेजर स्टेप्स को उठाते हुए आयोडीन के टैबलेट्स वगैरह वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे था। अब दोस्तों एक छोटी सी न्यूज़ है, ये यूपीपीसीएस के और यूपीएससी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इकोलॉजी और एनवायरमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि ड्यूगोंग इज द फर्स्ट लार्ज वर्टिब्रेट टू गो द फंक्शनली एक्सटेंट। तो ये ड्यूगोंग है बेसिकली लार्ज वर्टिब्रेट है, ये बेसिकली फंक्शनली एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आइडेंटिफिकेशन किया गया। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्स्ट के यहाँ पे आर्टिकल्स खत्म हुए। अब हम द हिंदू पे चलते हैं। द हिंदू के जैसा कि मैंने आपको बताया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के न्यूरोलॉजी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, उसको डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी लाइन है, एक दो लाइन, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब द हिंदू को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों द हिंदू को देखते हैं। द हिंदू में बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आज बेसिकली ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा, तो मैं यहाँ पे आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे जो है एंटीबायोटिक के संदर्भ में बातें लिखी हैं दोस्तों। क्या है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न है कि पेंसिलिन जब से आविष्कार हुआ है, आपको तो पता ही होगा ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेंसिलिन है, उसको आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब से ये एंटीबायोटिक इतनी सस्ती हो गई है, जगह जगह हर शॉप्स पे मिलने लगी है, तो इंडिया के लिए मेजर कंसर्न है कि लेते लेते हम इतना ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर डेवलप हो गया है कि अब हम कोई भी चीज़ की ड्रग लाइन थेरेपी, अब जैसे मान लीजिए कि अब लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को आप करने लगोगे, जैसे मान लीजिए आपको ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स वगैरह है, तो आप उसकी ड्रग थेरेपी लॉन्ग टर्म से लेते रहोगे 8 साल 9 साल बाद, तो उसके बाद दोबारा अगर आपको कभी होता है ना और आप अगर उसको लेने लगते हो तो आपकी बॉडी जो होगी ना उस चीज़ को मतलब कह सकते हो कि रेजिस्ट कर देगी, उसके इफेक्ट को रेजिस्ट कर देगी। तो जो एंटीबायोटिक्स उसके मतलब क्रिएट करने चाहिए वो नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों यही पे एक थोड़ा मेजर कंसर्न है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थेरेपी को लेके कि कैसे कैसे इस प्लान को जो है ठीक किया जाए, कि एक बायोमार्कर सिस्टम जो है डेवलप किया जाए अपनी इंडिया की एजेंसीज के थ्रू, कि बेसिकली ये डायग्नोस्टिक कर सके। मतलब कुछ डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया, मतलब डायग्नोस्टिक इंस्टीट्यूशन जो अपने इंडिया में हैं, इनको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब एक सजेशन है कि गवर्नमेंट जो है इनको फंड प्रोवाइड करे। फंड प्रोवाइड के साथ साथ थोड़ा सा एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस मार्कर है ना कि डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में आइडेंटिफाई करे कि कौन सी बॉडी में कौन सा जीन सस्पेक्टेबल है किस एंटीबायोटिक को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों ये यही बात की गई है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से शुरुआत है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। द सिमिलरली डायग्नोस्टिक AMR नीड रिसर्च ऑन आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट बायोमार्कर टू डिटेक्ट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस एंड डेवलपिंग एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल डिटेक्शन टूल्स एजेंसीज लाइक ICMR एंड बिराक एंड कुड फंड सच इंस्टीट्यूशन। तो वही वाली बात है दोस्तों जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट को जो है इन बायोमार्कर्स को जो है अप्रोप्रिएट मतलब आइडेंटिफिकेशंस के लिए इन थोड़ा सा इन्हेंसिंग करने के लिए अपनी इंडिया की जो है ICMR और BRIC इनको जो है थोड़ा सा फंड देना चाहिए ताकि ये क्षेत्र में डेवलपमेंट पा सकें। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द ICMR CSR अलॉन्ग विद DBT एंड DST कुड वर्क विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स लाइक द ग्लोबल antibiotic research and development partnerships, welcome trust and the other to pursue the bacterial research and development world class clinical trials in infrastructure to accelerate drug development। तो वही दोस्तों वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स डेवलप करने के लिए थोड़ा सा हमको जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा ताकि
एक टाइम के लिए जो धीरे धीरे हम ये एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा सा इस इशू को टैकल करने के लिए ये गवर्नमेंट का मतलब एक सजेशन दिया जा रहा है कि ये करना पड़ेगा, पार्टनरशिप जो है ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे खत्म हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे मॉस्किटो वाले संदर्भ में देखिए एक आर्टिकल और निकला है, डिकोडिंग मॉस्किटो सेंस ऑफ स्मेल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था अपने पीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, 1-octane-3-ol इज ए केमिकल सीक्रेटेड इन द ह्यूमन स्वेट दैट कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय द स्पेसिफिक सेट ऑफ द न्यूरॉन्स इन प्यूपल्स एंड द मॉस्किटो। तो आप देखोगे दोस्तों कि मानव के पसीने से, ह्यूमन के पसीनों से 1-octane-3-ol ये केमिकल जो है रिलीज होता है। ये देखिए दोस्तों, पीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीसीएस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा डिटेल में कहीं नोट कर लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो यहाँ पे आपको बता दिया कि मानव के पसीने से ये केमिकल जो है निकलता है। ये बेसिकली जो है मॉस्किटो के न्यूरॉन जो होते हैं वो इस केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।